नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध के स्वभाव के बारे में। देखिए, बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह है और लाल किताब बुध को बहरूपिया ग्रह कहती है। लाल किताब ये मानती है कि जो बुध ग्रह है ना, वो किसी दूसरे ग्रह की एनर्जी अपने अंदर समेटे हुए है और जब तक उस ग्रह का उपाय नहीं किया जाएगा, जब तक बुध का असर नहीं आएगा। तो इस प्रक्रिया को जानने का जो तरीका है उसे बुध का स्वभाव बोलते हैं। कई जगह इसे बुध का भेद भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम एक कैलकुलेशन करके बुध का स्वभाव निकालते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि बुध कौन से ग्रह को या कौन से ग्रह का रूप लेके बैठा है। देखिए, जब भी कोई बहरूपिया होता है, कोई चोर होता है, कोई नौटंकी वाला होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका असली चेहरा जानना चाहते हैं ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। ये कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि बुध जब भी नवम भाव से संबंध बनाए तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है कि बुध का स्वभाव कैसा है। नवम भाव से किसी भी तरह से बुध का संबंध बन रहा हो तो सबसे पहले आप यही निकालें। लेकिन जब हम पंडित रूपचंद जोशी का लाल किताब पढ़ते हैं तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करी हुई है ना, तो बाकी घरों के बुध की भी की हुई है। यानी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जब कुंडली के बाकी घरों में भी बुध बैठा हो तो कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे किसी का बुध 5वें भाव में है और वो अपनी समस्या बता रहा है कि मेरे को संतान नहीं हो रही, या किसी का बुध 7वें भाव में है और वो कहता है मेरी शादी नहीं हो रही, तब बुध का भेद निकालना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ये बुध राहु के रूप में तो नहीं बैठा या सूर्य के रूप में तो नहीं बैठा। तो हमें सूर्य के उपाय कराने पड़ेंगे जहाँ पे सूर्य बैठा है कुंडली में। ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं कुंडली में, उन सबको एक ताकत दे रखी है, एक नंबर दे रखा है। ठीक है। और जिस भाव में वो बैठे हैं उससे जब उनको गुणा किया जाता है तो एक हमें निश्चित वो मिल जाती है, संख्या मिल जाती है, जिसको भाग करके हम जान जाते हैं बुध की तासीर क्या है। वो हम अभी वीडियो में आगे समझेंगे। जैसे आप नोट कर सकते हैं, बृहस्पति की जो ताकत है वो 6 है, सूरज की 9 है, चंद्रमा की 8 है, शुक्र की 7 है, मंगल की 5 है, बुध की 4 है, शनिचर की 3 है, राहु की 2 है और केतु की 1 है। अब ये जिस जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और फिर 9 से हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, और जो हम पे रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उससे हम बुध का पता लगाते हैं। और यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये मानते हैं कि 5वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो बुध का भेद है। मतलब 5वें भाव में जो ग्रह है बुध उसका रूप लेके बैठा है। अगर 5वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा तो सूर्य जहां बैठा है वो फल बुध देगा। सूर्य अच्छा बैठा है तो अच्छा फल देगा, सूर्य बुरा बैठा है तो बुरा फल देगा। ठीक है। अभी आपको वीडियो में सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। चौथा रूल क्या कहता है कि यदि बुध सूर्य या मंगल के साथ है तो बुध अपनी शरारत तो करेगा छोटी मोटी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कर पाएगा जितनी वो बाकी चार्ट्स में करता है। अकेला हो जैसे या बाकी ग्रहों के साथ हो, सूर्य या मंगल के साथ ना हो, तब ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन सूर्य या मंगल के साथ बैठे होने पर बुध के जो फल हैं उनमें कमी आ जाती है, उसकी शरारत में भी थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट में। इस पार्ट में आप देखेंगे एक कुंडली बनी हुई है। ये लाल किताब के 1952 एडिशन की कुंडली है, सफ़ा नंबर 537 की। सफ़ा का मतलब एक तरह से श्लोक समझ लीजिए। साइड में मैंने ताकत लिखी हुई है, बृहस्पति की 6 नंबर, सूर्य की 9 नंबर। ठीक है, कुंडली के लेफ्ट साइड पे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इस कुंडली में सबसे पहले आप देखिए बृहस्पति कहाँ बैठा है। बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है। ठीक है, तो 4 नंबर ले लेंगे। और बृहस्पति की ताकत कितनी है? 6। तो 4 को जब 6 से गुणा करेंगे तो हमें 24 मिल गया। ठीक है। सूर्य कहाँ बैठा है? 3 नंबर भाव में, इसलिए सूर्य के आगे 3 नंबर लिखा है और सूर्य की ताकत कितनी है? 9 नंबर। तो हमें संख्या मिल गई 27। चंद्रमा कहाँ है? छठे भाव में, तो हमने 6 नंबर लिख लिया। अगर लगन कुछ भी होता तो भी चंद्र छठा ही होता। ठीक है। मंगल कहाँ है?
कुंडली के पांचवें भाव में, शुक्र भी पांचवें भाव में है। अब मंगल की ताकत देखिए, 5 है, तो 5 को 5 से गुणा कर दिया, 25 आ गया। लेकिन शुक्र की ताकत जो है वो 7 है, तो 5 को 7 से गुणा कर दिया, 35 आ गया। ऐसे करते करते हमने 9 के 9 ग्रहों की कैलकुलेशन करी है। ठीक है, 9 के 9 ग्रहों की जब कैलकुलेशन करी, बुध की करी, शनि की करी, शनि देखिए 12वें भाव में है, और शनि की ताकत क्या है, 3 नंबर, तो 12 × 3 36। ऐसे करते करते हमें टोटल कैलकुलेशन क्या मिली, 219। और 219 को जब हमने 9 से भाग किया तो हम पे शेषफल क्या बच रहा है, 3 नंबर। आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है, आप समझ जाएंगे। 3 नंबर को हम देखेंगे, 3 नंबर कौन से ग्रह की ताकत है, हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे ताकत के आगे। तो 3 नंबर शनि की ताकत है, यानी इस कुंडली में बुध जो है वो शनि का रूप लेके बैठा है। ठीक है, यानी जहां पे सूर्य बुध लिखा है तीसरे भाव में, अब उसे आप सूर्य शनि भी पढ़ेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, सूर्य शनि मिले तो शुक्र हुआ बर्बाद, यानी सूर्य और शनि के मेल से शुक्र खराब फल देने लगता है, मंगल भी बद हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पांचवें भाव यानी औलाद से संबंधित परेशानी आ सकती है। लेकिन यदि आप देख रहे हैं औलाद में शुक्र का उपाय कराएं, मंगल का उपाय कराएं, बात नहीं बनेगी। यहाँ पे उपाय किसका होगा, बुध का? नहीं, बुध का नहीं होगा जी। बुध का उपाय होगा शनि के माध्यम से। ठीक है, शनि जितना अच्छा होगा बुध अच्छा फल देगा। सूर्य बुध मिलकर मंगल नेक भी करेंगे, और औलाद की समस्या या पांचवें भाव से संबंधित इम्यूनिटी की समस्या हो गई, पेट की समस्या हो गई, राज दरबार की समस्या हो गई, वो सारी सॉल्व होंगी। ठीक है, तो अब इस कुंडली में क्या करेंगे, पहला रूल देखिए, शनिचर को जितना अच्छा रखेगा बुध अपने आप ही अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अब यदि व्यक्ति अपने शनि को मंदा करेगा तो बुध उसमें और ज्यादा हेल्प करेगा, और ज्यादा मंदा हो जाएगा, डबल मंदा हो जाएगा शनिचर। और शनि 12वें में तो मंदा होगा ही होगा, तीसरे भाव का भी फल शनि वाला मिलना शुरू हो जाएगा, यानी भाइयों को नुकसान आने शुरू हो जाएगा, एफर्ट में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, पड़ोस से लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उपाय क्या होगा ऐसे में, शनि और बुध को आपस में मिलाया जाएगा। भाई, नॉर्मली लाल किताब क्या कहती है कि आप एक लोहे की गोली ले लो, वो पॉकेट में रखो, अपने पास रखो। लोहा शनि हो गया और जो गोली हो गई वो बुध हो गया। लेकिन यदि आप शनि और बुध के कोई मिलके भी उपाय करते हैं ना, जैसे बुधवार को शनि की कोई चीज दान कर दिया, शनिवार को बुध की कोई चीज दान कर दी, तो भी ये उपाय मिले हुए माने जाते हैं। यदि आपको इतना भी नहीं पता कि शनि और बुध को कैसे मिलाना है, तो इस कुंडली में सिर्फ और सिर्फ शनि के उपाय कर लो, आपको बुध के असर अपने आप से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन को बुध का स्वभाव बोलते हैं, बुध का भेद नहीं बोलते। बुध के भेद में 4-5 कैलकुलेशन होती है, लेकिन कुछ जगह बुध का भेद भी इसे बोला जाता है। अब इनकी कैलकुलेशन सबसे जरूरी क्यों हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें सब कुछ नजर तो सही आ रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कुंडली आई, उसके सप्तम भाव में शुक्र बुध बैठे थे, और व्यक्ति ने कहा कि मेरा तलाक हो गया, जबकि शुक्र बुध सप्तम भाव एक अच्छा योग होता है। तो बुध वहां पे सूर्य का रूप लेके बैठा है, और सूर्य शुक्र अच्छा योग नहीं है, तलाक करा सकते हैं। ऐसे ही एक केस और आया औलाद का, बुध नवम भाव में है। नवम भाव क्या होता है, पंचमेश होके नवम भाव में था, मतलब पंचम भाव में कन्या राशि थी। अब कहने को तो योग अच्छा है, औलाद जरूर होनी चाहिए, पांचवें से पांचवा हो गया, लेकिन नवम भाव क्यों देखा, नवम भाव में बुध बैठा है, नवम भाव कोख का होता है। ठीक है, तो औलाद के टाइम पे इसको देखा जाता है। तो बुध का भेद निकालना इसलिए पड़ता है। अब बुध का जब वहां पे भेद निकला तो वहां पे वो राहु बन गया, और राहु नवम भाव में अच्छा नहीं होता। ठीक है, और कुंडली में राहु कहां बैठा था, सप्तम भाव में, यानी ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई इंटरनल सेक्सुअल डिसीज बन रही थी। राहु तो कंफर्म कर रहा है, लेकिन बुध उसको और ज्यादा कंफर्म कर रहा है कि ओवरी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो जब भी कुंडली में आप कुंडली देखने बैठे तो एक बार बुध का स्वभाव जान जाए तो अच्छा रहेगा। और यदि बुध की दशा चल रही हो या उसके स्वभाव वाले प्लानिट की दशा चल रही हो, तब तो ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है।
ठीक है, तो ये वीडियो आप संभाल के रखें, आपकी कैलकुलेशन में काम आएगा। धन्यवाद।